तो हेलो एंड वेलकम दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल शुभेंदु में। तो थोड़े दिन से अभी वीडियो नहीं बनाया था। एक्चुअली एंटायर सीरीज एक तरह से खत्म हो गया है 4 दिन में। आई थिंक मैंने प्रीव्यू वीडियो किया था T20 सीरीज से पहले। इंडिया और श्रीलंका का जो श्रृंखला अभी चल रहा है, मतलब T20 तो खत्म हो चुका है, जिसको टीम इंडिया ने बहुत ही ईजिली या कहेंगे एक तरह से कमबैक करके 3-0 जीता है। मतलब हर मैच में थोड़े से एक तरह से कहेंगे कि ऐसे पल आए जहाँ पे लगा कि टीम इंडिया मैच हार सकती है, बट हर एक मैच में अच्छा कमबैक देखने को मिला। और स्पेशली अगर आप देखो, जो आखिरी मैच 31 से 30 तारीख को खेला गया, ब्लॉकबस्टर मैच रहा। डेड रबर था क्योंकि ऑलरेडी टीम इंडिया ने 2-0 से सीरीज एक तरह से जीत लिया था। और वो मैच भी ऐसा रहा टीम इंडिया के लिए कि काफ़ी बदलाव किए, जो बेंच स्ट्रेंथ थे उसको एक तरह से अपॉर्चुनिटी दी। और थोड़ा सा एक तरह से कहेंगे कि मुश्किल सरफेस था, जहाँ पे एक तरह से बहुत ज़्यादा स्पिनरों के लिए मदद था। ड्राई सरफेस था जिसके चलते स्पिन हो रही थी और स्क्वायर टर्न हो रहा था। ऐसा लग रहा था कि कोई टेस्ट मैच के पीछे एक तरह से एशियन कंडीशन में, जो अमूमन तौर पे बांग्लादेश, श्रीलंका या इंडियन कंडीशन में मिलती है, तो उस पिच के ऊपर काफ़ी टफ रही इंडियन बैटिंग। बहुत ज़्यादा स्कोर बना नहीं था, एक फाइटिंग टोटल बनाया था। और उसके बावजूद देखो, श्रीलंकन टीम एक वक्त पे लग रहा था कि बहुत ईजिली मैच जीत, और वहाँ से बुरी तरीके से मैच में एक तरह से फंसते हैं और फिर सुपर ओवर मैच लेके चले जाते हैं और फिर वहाँ से भी मैच हार जाते हैं। तो पूरे सीरीज़ के बारे में और उस मैच के बारे में पर्टिकुलरली बात करेंगे। तो T20 सीरीज, जैसा कि मैंने आई थिंक प्रीव्यू किया था उस सीरीज़ का, बट अभी तक एक भी मैच के बारे में आपको बता नहीं पाया। बट 3 मैच हुए हैं 4 दिन के अंदर, 27, 28 और फिर एक दिन का गैप था, 30 को मैच था। तीनों ही मैचेस पहले किले में खेले गए थे। जो दूसरा मैच था वो रेन अफेक्टेड गेम था, शॉर्ट एंड गेम हो गया था। बट जो बाकी के 2 मुकाबले रहे वो फुल मैच हुए हैं और ज़बरदस्त सीरीज़ रही है जहाँ तक इंडियन टीम की बात करें। हालांकि बहुत ज़्यादा तो एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि कुछ आउटकम निकल के आएगा, बट समा और अब देखो टीम इंडिया ने आई थिंक वो कैरेक्टर दिखाई है। चाहे सूर्य कुमार यादव कप्तान को देख लो या फिर गौतम गंभीर द कोच को देख लो, उन्होंने जो डिसीजन लिए हैं, जो आई थिंक कॉल्स भी एक तरह से लिए हैं, काफ़ी अच्छे रहे हैं। और जो स्टैंड आउट कर रहा है इस सीरीज़ में, आई थिंक 3-0 की तो एक तरह से जीत अलग बात है, बट आई थिंक जिस तरह से टीम इंडिया ने अपने ऑलराउंडर्स जो कि है एक तरह से ग्रूम करना चाहा है, मतलब बार बार वही डिस्कशन होती रही है पास्ट में भी कि हमें वो बैट्समैन चाहिए जो कि थोड़ा सा गेंदबाजी करके दे दे, क्योंकि ज़रूरत पड़ जाती है कभी कभी। और उसका बेस्ट एग्जांपल हमने जो लास्ट T20 मैच हुआ श्रीलंका के अगेंस्ट, उसमें हमने देखा कि हम एक तरह से फाइटिंग टोटल को डिफेंड कर रहे थे और एक वक्त पे टीम जो कि काफ़ी बुरी सिचुएशन में फंसी हुई थी, क्योंकि श्रीलंकन टीम ने अच्छी स्टार्ट कर दी थी। बट एक मोमेंट आपको एक विकेट चाहिए होता है जहाँ से आप कम करते हो। और आई थिंक क्योंकि वो ड्राई पिच थी, स्पिन हो रही थी वहाँ पे बॉल, तो टीम इंडिया ने वहाँ पे देखो अपना एक तरह से गैम्बल लिया। आई थिंक रियान पराग को एक तरह से तो हमने पहले 2 मैच में गेंदबाजी करते हुए देखा, बट रिंकू सिंह और सूर्य कुमार यादव ने आके आखिर 2 ओवर डाले आखिरी मैच में, जहाँ पे सिर्फ 9 रन चाहिए थे 12 बॉलर में, और वो 9 रन भी नहीं बने। इनफैक्ट दोनों ने मिलकर 4 विकेट निकाल दी। आई थिंक रिंकू ने सिर्फ 3 रन दिए थे और सूर्या ने भी गजब का एक तरह से ओवर डाला, आखिरी ओवर अंडर प्रेशर एग्जीक्यूट किया। और डिस्पाइट कि श्रीलंका के जो बैटर्स थे वो सेट थे, अच्छी खासी बैटिंग उनके पास थी, सुपर ओवर में एक तरह से मैच लेके गए। और सुपर ओवर में वाशिंगटन सुंदर जो कि ऑफ स्पिनर है, उन्होंने आके 2 रन पे 2 विकेट निकाल दिया और फिर इंडिया ने पहले ही बॉल पे आई थिंक चौका मार के मैच जीत लिया। मतलब उस मैच को देख के मतलब बहुत ज़्यादा एक तरह से कहेंगे कि सीरियसनेस नहीं दिख रही थी। मतलब कि यार आप देखो, गौतम गंभीर की वहाँ पे हंसी नहीं रुकी जिस तरह से वहाँ पे चीज़ें हो रही थी। और आज ए क्रिकेट फैन भी आप एक तरह से आप वही एक तरह से आपको हंसी आएगी कि जिस तरह से श्रीलंका ने ये रंचेस एक तरह से कैरी फॉरवर्ड किया और जिस तरह से उन्होंने एक तरह से जीता हुआ मैच हार गए। मतलब ये पूरे सीरीज़ में उनके लिए रहा है। जहाँ तक इंडिया की बात करें, देखो पहला मैच बहुत ही बढ़िया स्टार्ट किया, 200+ स्कोर एक तरह से खड़ा किया, बट उसके बावजूद लग रहा था कि एक तरह से मैच हार जाएंगे। श्रीलंका एक वक्त बहुत अच्छी रनचेज में बनी हुई थी, बट वहाँ पर कमबैक करते हैं और आखिर के ओवर में बढ़िया एक तरह से वापसी करके मैच जीतते हैं। ऑलमोस्ट सेम हाल सेकेंड गेम में भी रहा, हालांकि इस बार श्रीलंका ने पहले बैटिंग किया था। वंस अगेन उन्होंने बहुत ही बढ़िया स्टार्ट किया था, बट फिर से उनकी बैटिंग कोलैप्स हुई टुवर्ड्स द एंड। एक वक्त पे लग रहा था कि 170-80 उसके पार ही चले जाएंगे, फिर 161 पे एक तरह से रुक गए और उसके बाद बरसात की वजह से मैच जो कि वो शॉर्टन हो गया। इंडिया को 8 ओवर में एक तरीके से 78 रन का टारगेट मिला, जो कि इंडिया ने बहुत ही इजीली अचीव कर लिया। और आखिर मैच में जैसा ही कहा कि फर्स्ट टाइम इंडियन जो बैटिंग थी वो एक तरीके से प्रेशर में आई, क्योंकि शुरुआत में विकेट गिर गए थे और
क्योंकि एक तरह से स्पिन फ्रेंडली विकेट था और श्रीलंका के जो गेंदबाज थे उन्होंने बढ़िया एक तरह से कंडीशन को यूज़ किया। तो उसी वजह से आप देखो टीम इंडिया ने सिर्फ और सिर्फ 137 रन बनाए थे 9 विकेट के नुकसान पे। अच्छी पार्टनरशिप वहाँ पे देखने को मिली थी शुभमन से और रियान पराग से, और फिर बाद में वाशिंगटन सुंदर ने अच्छा फिनिश किया था, तो थोड़ा सा एक तरह से रिस्पेक्टेबल टोटल मिल गया था। हालांकि उसके बाद भी देखो श्रीलंका ने अच्छी रन चेज एक तरह से बरकरार रखी थी, एक वक्त पे वो बढ़िया चल रहे थे, बट वंस अगेन देखो आखिर 30 बॉलों में 30 रन चाहिए थे और 9 विकेट हाथ में थे, उसके बावजूद वो मैच हार गए। मतलब सुपर ओवर मैच गया और सुपर ओवर में मैच हार गए। मतलब कि इनक्रेडिबल क्रिकेट फ्रॉम श्रीलंका, जो कि आप एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहे हो। 2014 में 10 साल पहले वो इंडिया को हरा के वर्ल्ड चैंपियन बने थे। कुमार संगकारा, मायला जयवर्धने, ये सब खिलाड़ी उस टीम में हुआ करते थे। इवन 2015 में भी वर्ल्ड कप में अच्छा कर रहे थे, बट उसके बाद से यार आप देखो उनका डाउनफॉल स्टार्ट हुआ है। बीच बीच में आई थिंक अच्छा किया है। आई थिंक एक 2017 का मुझे मैच याद आ रहा है जहाँ पे उन्होंने 320 के करीब रन चेज कर दिया था इंडिया के अगेंस्ट चैंपियंस ट्रॉफी में। उसी के बाद ही देखो तो इंडिया ने आई थिंक फिंगर स्पिन से एक तरह से मूव ऑन कर लिया था चैंपियंस ट्रॉफी के बाद, क्योंकि उस मैच में हमें बहुत ही बुरी तरीके से हार का सामना करना पड़ा था और फिर फाइनल भी हारे थे। और उसके बाद देखो आई थिंक 2 साल पहले ही एशिया कप के भी चैंपियन बने थे, तो जो T20 फॉर्मेट में खेला गया था यूए में, इंडिया को उन्होंने हराया था और फिर पाकिस्तान को 2 बार हराया था। तो बीच बीच में ऐसी परफॉर्मेंस रही है उनकी, बट जिस तरह से ये परफॉर्मेंस रही है सीरीज़ में, मैं भी आपको बताऊंगा कि किस तरह से उन्होंने एक तरह से बॉटल किया है, एक तरह से रन चेजेस या जिस तरह से उन्होंने बैटिंग किया है। बट उससे पहले मैं इंडिया के बारे में बोलना चाहूँगा। देखियो स्टार्टिंग ऑफ विद सूर्य कुमार यादव, लेड फ्रॉम द फ्रंट, मैन ऑफ द सीरीज़ बने हैं, बहुत अच्छी बैटिंग की है। लगातार आप देखो जो एक तरह से सोच रहे थे कि अंडर प्रेशर आ जाएंगे कैप्टनसी में, वो चीज़ दिखी नहीं है। जितना भी आई थिंक उन्होंने कैप्टनसी की है, बेट साउथ अफ्रीका सीरीज़ देख लो या उससे पहले ऑस्ट्रेलिया की सीरीज़ जो होम पे हुई थी, और यहाँ पे भी अगर आप देखोगे श्रीलंका के अगेंस्ट बहुत अच्छा कर रहे हैं, सीरीज जीत रहे हैं, खुद के बैट से परफॉर्मेंस दे रहे हैं। साथ ही अगर आप देखो जो बड़े कॉल या बोल्ड कॉल लेने से पीछे नहीं हट रहे हैं, चाहे वो रियान पराग से ओवर कंप्लीट कराना हो या फिर इस सिचुएशन में आई थिंक कंडीशन को एक तरह से देखते हुए 19 ओवर रिंकू को देना और फिर आखिरी ओवर खुद डालने आना, जबकि सिर्फ 9 रन चाहिए थे 12 बॉलों में और सिराज और खलील के ओवर रह गए थे। बट आई थिंक ये वो कॉल होते हैं जो कि एक कप्तान और एक तरह से कहेंगे कि एक स्मार्ट कप्तान को एक तरह से डिफर कराता है कि चलो आप एक कॉल ले लेते, नॉर्मल कॉल होता अगर सिराज को गेंदबाजी करा देते या खलील को गेंदबाजी करा देते, बट आपने वो गैम्बल लिया कि बॉल यहाँ पे टर्न हो रहा है, क्या पता चांस बन जाए, और हो सकता है अगर हम चांस ना भी बने, हो सकता है हम इजीली मैच हार जाएंगे, बट उसकी एक तरह से उन्होंने परवाह नहीं की। एंड ऑब्वियसली उसमें गौतम गंभीर ने भी एक तरह से सपोर्ट किया होगा। तो ये चीज़ अच्छा दिख रहा है कि जो डिसीजन बीसीसीआई ने लिया था, सिलेक्टर्स ने लिया था कि सूर्य को कप्तान बनाएंगे, तो अभी तक तो अच्छा ही चल रहा है। साथ ही में अगर आप देखो जो उनके दूसरे बैट्समैन हैं, चाहे यशस्वी जायसवाल को देख लो, वो अच्छा कर रहे हैं, लगातार अपनी जो ओपनिंग स्पॉट है उसको एक तरह से फिक्स कर रहे हैं। दूसरी तरफ शुभमन गिल आई थिंक बीच का जो मैच हुआ था वो थोड़े से इंजर्ड थे, वो ड्रॉप हो गए थे, बट पहले मैच में ज़बरदस्त स्टार्ट किया था और आखिर मैच में भी आई थिंक जो सिचुएशन थी उसी के हिसाब से पारी खेली है। तो शुभमन गिल के ऊपर जो थोड़ा बहुत डाउट था, आई थिंक वो भी थोड़ा भी उसको एक तरह से कम कर रहे हैं कि वो सिचुएशन स्पेसिफिक एक तरह से बैटिंग कर रहे हैं। इसके अलावा देखोगे तो बाकी जो आई थिंक प्लेयर है, आई थिंक संजू सैमसन को 2 चांसेस मिले, बट दोनों ही पारी में वो डक पे आउट हुए हैं। दूसरा मैच खेले शुभमन गिल के जगह पे ओपन किया, गोल्डन डक पे आउट हुए, सीधी बॉल पे बोल्ड हो गए, और फिर अगले मैच में वहाँ पे 1 सेकेंड उनको अपॉर्चुनिटी मिली, ऋषभ पंत के जगह पे उनको मौका मिला क्योंकि शुभमन गिल कमबैक कर गए थे, तो नंबर 3 पे उनको भेजा गया, बट वहाँ पे भी 4 बॉल पे 0 है। तो आई थिंक ये जो ट्रेंड चलता है कि जस्टिस फॉर संजू उनके साथ गलत हो रहा है, बट ये चीज़ भी आई थिंक संजू के लिए समझनी होगी कि वो इंडिया के फर्स्ट चॉइस प्रेफरेंस विकेट कीपर नहीं है। वो हमेशा से ऐसे ही खेलेंगे मैचेस जहाँ पे कोई खिलाड़ी इंजर्ड होगा या फिर कोई अवेलेबल नहीं होगा, या अगर आपने एक्सपेरिमेंट करना चाहा सीरीज जीतने के बाद, तभी आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगा। और यही इसी तरीके से कभी 1 मैच कभी 2 मैच मिलेंगे, एंड यू कैन चेंज दिस थिंग। तो आपको इसी हिसाब से परफॉर्मेंस करनी पड़ेगी कि जो भी एक तरह से अपॉर्चुनिटी मिलती है उसको ग्रैब करो, जैसे आपने ओडीआई में किया है। वहाँ पे बात हो रही है और वहाँ पे बिल्कुल लोग बात करेंगे क्योंकि 56 का वहाँ पे एवरेज है, और उसके बाद अगर आप ड्रॉप हो रहे हो तो फिर आपके ऊपर कोई सवाल नहीं है, वो सिलेक्टर्स के ऊपर आएगा। बट T20 में आई थिंक 30 मैचेस उनके हो चुके हैं, करीबन 24-25 इनिंग्स हो चुकी है और 20 से भी कम का एवरेज है। स्ट्राइक रेट 130-31 का आज के ज़माने में बहुत ज़्यादा कुछ मतलब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी तो नहीं है। प्लेयर तो 160-70 के स्ट्राइक रेट से बैटिंग कर रहे हैं।
इतने आई थिंक छोटे से टाइम में आप देखो रिंकू ने जो इम्पैक्ट डाला है, जायसवाल ने जो इम्पैक्ट डाला है, आई थिंक वो शायद संजू सैमसन ने एक तरह से नहीं किया है। इनफैक्ट अगर आप देखो किसी भी विकेट कीपर बैटर से वो चीज़ नहीं दिखी है, चाहे ईशान किशन हो या फिर ऋषभ पंत हो, इवन केएल राहुल को देखो, हालांकि उनके स्टार्ट्स बहुत अच्छे हैं बट शायद जो चीज़ उनसे चाहिए थी शायद टीम इंडिया को वो चीज़ मिली नहीं। उसी वजह से देखो 2022 वर्ल्ड कप के बाद वो भी एक तरह से साइड लाइन हो चुके हैं। तो आई थिंक अब पता नहीं कि संजू को दोबारा से अपॉर्चुनिटी मिलेगा कि नहीं। आई थिंक मिलेगा, क्योंकि जो बांग्लादेश की सीरीज़ होगी इससे 2 महीने बाद, या जो साउथ अफ्रीका वाला टूर होगा जिस दौरान आई थिंक पीजीटी भी होना है, 8 टूर्स वहाँ पे होंगे, तो जो एक तरह से टेस्ट रेगुलर्स होंगे उसको हो सकता है कि 8 टीम में शामिल किया जाए। आई थिंक जो बांग्लादेश की सीरीज़ होगी 3 मैच की T20 सीरीज़, उसके अगर आप देखो दोनों तरफ 5 टेस्ट मैच इंडिया को खेलने हैं, 2 बांग्लादेश के साथ और फिर 3 न्यूजीलैंड के साथ, तो होपफुली वहाँ पर उनको अपॉर्चुनिटी मिलेगा। और आई थिंक उनको मिलना भी चाहिए कि आप आखिर उनको ये 2 सीरीज़ दे दो और फिर एक तरह से डिसाइड करो कि अगर वो अच्छा करते हैं फिर उनको कंटिन्यू करना चाहिए, अदरवाइज़ फिर आप दूसरे खिलाड़ी को भी एक तरह से देख सकते हो। जुरेल हो गए, जितेश हो गए, या हो सकता है कि केएल राहुल की तरफ दोबारा से आप चले जाओ। आई थिंक ये चीज़ देखनी पड़ेगी, बट उन्होंने तो निराश ही किया है। ऋषभ का अगर बात करें, आई थिंक जो उन्होंने फर्स्ट मैच में अपॉर्चुनिटी मिला था, आई थिंक काफ़ी रस्टी दिखे थे। इनिशियली तो काफ़ी स्ट्रगल ही कर रहे थे, बट टुवर्ड्स द एंड कुछ कैचेस छूटे, उस पर बाउंड्रीज भी गई, 1-2 उन्होंने अच्छे शॉट्स खेले। तो अभी भी मुझे लगता है कि ऋषभ भी एक तरह से फर्स्ट चॉइस प्रेफरेंस रहेंगे टीम इंडिया के। उनको एक तरह से बैक किया जाएगा, तो अभी देखना पड़ेगा कि आगे किस तरह से करते हैं, बट फोकस उनके तरफ रहेगा जब वो एक तरह से टेस्ट क्रिकेट में कम बैक करेंगे बांग्लादेश वाले सीरीज़ में। बाकियों में कहें, आई थिंक हार्दिक ने ठीक ठाक ही किया है जो उनको अपॉर्चुनिटी मिली है। 2 मैच खेले, बैट के साथ ठीक ठाक ही किया, बॉल के साथ भी अब देखो जो यूटिलिटी वो देते हैं वो मतलब वही दे सकते हैं, बाकी कोई उतना एक तरह से उनके जैसा काबिलियत नहीं रखता है। और उसी को एक तरह से कवर करने के लिए टीम इंडिया ऑलराउंडर्स के एक तरीके से यूज़ कर रही है। तो रियान पराग बैट के साथ अभी भी उनको इम्पैक्ट डालना एक तरह से पड़ेगा। आखिर मैच हालांकि जो हुआ जहाँ पे उन्होंने अच्छी बैटिंग की थी, आई थिंक 26 शायद की है उनका जो हाई स्कोर है, तो इस पारी में उन्होंने अच्छा किया, बट ओवरऑल उनको बैटिंग और अच्छी करनी पड़ेगी और आगे उनको होपफुली अपॉर्चुनिटीज़ भी मिलेंगी। बट जो बहुत ही अच्छी चीज़ देखने को मिली और मोस्ट इम्प्रेसिंग थिंग जो मुझे लगा रियान पराग की तरफ से या इस इंडियन टीम की तरफ से, कि जिस तरह से उनको ऊपर ट्रस्ट कर रहे हैं, उनको 4 ओवर डलवा रहे हैं और रियान पराग भी उस पर एक तरह से खड़े उतरे हैं। आई थिंक शायद पहला ही मैच था जहाँ पे उन्होंने आके आखिर के ओवर में 3 विकेट निकाल दिए थे। हालांकि अगले 2 मैच में विकेट नहीं मिले हैं, बट काफ़ी किफ़ायती गेंदबाजी की है। तो होपफुली टीम इंडिया उनमें एक तरीके से एक ऑलराउंडर खोज रही है और उसके चलते उनको ओडीआई फॉर्मेट में रखा गया है, क्योंकि वो चाहते हैं कि एक तरह से उनको ऑलराउंडर के तौर पे एक तरह से ग्रूम करना। ऑफ स्पिन डालते हैं, लोअर मिडिल ऑर्डर में अच्छी खासी बैटिंग कर लेते हैं, फिनिशर के रोल में आपको देख सकते हैं। और मुझे लगता है आई थिंक ये वन ऑफ द पॉजिटिव्स हैं जो कि श्रीलंका की सीरीज़ में निकल के आए हैं। इसके अलावा देखोगे तो अक्षर पटेल आज यूजुअल जैसा हार्दिक का रहता है, उन्होंने भी उसी तरह से परफॉर्म किया है। बहुत ज़्यादा उनको चांसेस नहीं मिले बैटिंग में, बट बॉलिंग ठीक ठाक ही की है। रवि विष्णु वॉज गुड। आखिर मैच में हालांकि थोड़ा सा आप बोलोगे कि निराश किया उन्होंने, जिस तरह से उन्होंने गेंदबाजी की, हालांकि विकेट ज़रूर उनको मिले बट और बेहतर वो कर सकते थे। और बाकी अगर रिंकू की बात करें, आई थिंक उनको ज़्यादा अपॉर्चुनिटी नहीं मिली बैटिंग में। आखिर मैच में उनको ऊपर भेजा गया था, जल्दी आउट हो गए। और बाकी बॉलिंग डिपार्टमेंट भी अगर आप देखोगे तो ओवरऑल ठीक ठाक ही चल रहा है। तो ओवरऑल देखो टीम इंडिया ने अच्छा ही किया है, जो भी उन्होंने एक तरह से एक्सपेरिमेंट किया है, जो भी एक तरह से प्लान किया वो अच्छा एक तरह से काम कर गए हैं। बट जैसा ही कहा कि मोस्ट इम्पोर्टेंटली जो ऑलराउंडर्स का हमने मतलब एक तरह से प्रिपरेशन देखा है कि सोच रही है कि टीम इंडिया की ऑलराउंडर्स तैयार किया जाए। मतलब प्राइमरली तो देखो कि हमने पिछले सीरीज़ में अभिषेक शर्मा को देखा था, इस सीरीज़ में रियान पराग को देख रहे हैं, बट साथ ही में अगर आप देखो तो रिंकू सिंह, सूर्य कुमार यादव, अगर ये ज़रूरत पड़ने पर एक आधा ओवर डाल सकते हैं तो काफ़ी एक तरह से टीम इंडिया के लिए फ़ायदेमंद होगा। और होप यही करेगी कि गौतम गंभीर वो मैसेज उनके साथ बरकरार रखें कि जब भी आप एक तरह से नेट सेशन में जाते हो बैटिंग ज़रूर करो और साथ ही 2-3 ओवर एक तरह से हाथ भी घुमा लो, ताकि अगर मैच सिचुएशन में एक तरह से ज़रूरत पड़े तो आप एक तरह से गेंदबाजी करने के लिए तैयार रहो। और बाकी जहाँ तक श्रीलंका की बात करेंगे, जो मैं आपको बोल रहा था कि तीनों ही मैच में एक तरह से एक सेम पैटर्न देखने को मिला है। इनफैक्ट तीनों मैच जो कि वो श्रीलंका जो कि जीत सकता था, बट यहाँ पे देखो फर्स्ट मैच में क्या हुआ है कि दे आर चेजिंग 214 और एक वक्त अगर आप देखो मैं आपको स्कोर कार्ड उनका बताता हूँ तो 140 पे सिर्फ 1 विकेट गिरा था और 14 ओवर हुए थे। उस वक्त अगर आप देखो 36 बॉल पे आपको 74 रन चाहिए थे, यानी कि नियरली 12 रन पर ओवर और 9 विकेट हाथ में थे। आजकल के क्रिकेट में 12 रन पर ओवर
9 विकेट हाथ में है, कोई मुश्किल बात नहीं है। बट वहाँ से अगर आप देखो वो 170 पे ऑल आउट हो जाते हैं, मतलब सिर्फ 30 रन पे उनके 9 विकेट गिर जाते हैं। वहीं पे बात करेंगे दूसरे मैच की, जहाँ पे उन्होंने 161 पर फिनिश किया विद द लॉस ऑफ 9 विकेट्स इन 20 ओवर्स। एक वक्त पर आप देखो 130 पे 2 थे 15 ओवर के मार्क तक, और आखिर के 5 ओवर में देखो उन्होंने सिर्फ और सिर्फ 31 रन किए हैं और 7 विकेट गंवाए हैं। तो यहाँ पे भी कोलैप्स देखने को मिला। और वंस अगेन देखो जो थर्ड मैच हुआ है वो तो सबसे घटिया था। यहाँ पर आप देखोगे तो वो 138 रन का पीछा कर रहे थे, और 138 का पीछा करते हुए आई थिंक 15 ओवर के मार्क तक आई थिंक 108 रन शायद बने थे और 1 विकेट गिरा था। दैट मीन्स उनको 30 बॉलों में 30 रन चाहिए थे विथ 9 विकेट्स इन हैंड, और उन्होंने बनाए कितने रन? 29 रन बनाए और 7 विकेट उनके गिर गए। तो फर्स्ट गेम में 30 रन पे 9 विकेट गिरा, फिर 31 रन में 7 विकेट गिरा, और फिर आखिर मैच में 29 रन पे वंस अगेन एक तरह से आप देखो 60 विकेट गिरा है। तो काफ़ी एक तरह से खराब परफॉर्मेंस रही है श्रीलंका की तरफ से, स्पेशली उनके जो मिडिल ऑर्डर के और लोअर मिडिल ऑर्डर के बैटर है। ये टॉप ऑर्डर ने तो अच्छा ही किया है। यहाँ पे देखो तो जो हाईएस्ट रन गेटर है इस सीरीज़ के, जो टॉप के 3 बैट्समैन है वो श्रीलंका के टॉप ऑर्डर के ही बैट्समैन है। पथुम निशंका जो उनके ओपनर है, इन्होंने अगर आप देखो 3 मैच में 137 रन किए हैं, 45.67 का उनका एवरेज है। कुशल परेरा जो कि नंबर 3 पे बैटिंग करते हैं, 3 मैच में उनके 119 रन है वो 39.67 का एवरेज। एंड कुशल मेंडिस जो कि अनदर ओपनर है, 3 मैच में उनके भी 92 रन है, 30.67 का उनका एवरेज है। उसके बाद कहीं जाके आप इंडियन टॉप ऑर्डर को देखोगे, यानी कि जो हमारे टॉप ऑर्डर के बैटर है उनसे तो उनके टॉप ऑर्डर के बैटर ने अच्छा किया है, बट फ़र्क बने हैं हमारे जो मिडिल ऑर्डर के बैटर रहे हैं, या फिर एक तरह से आप हमारे गेंदबाज को भी बोल सकते हैं, वही एक तरह से डिफरेंस रहे हैं। और उनकी मिडिल ऑर्डर बैटिंग इतनी घटिया रही है, आप पूछो ही मत। मैं अभी एक तरह से बता रहा था आपको किस तरह से उन्होंने 30-31 रन के अंदर अंदर ही 7-8 विकेट गंवाए हैं, और ये ऐसा नहीं कि पहले ही मैच में, ये तीनों ही मैच में हुआ है। और जैसा कि अगर आपने आखिरी मैच देखा होगा, आपने सिर्फ एक तरह से अपनी हंसी एक तरह से कंट्रोल की होगी, क्योंकि जिस तरह से मैच हो रहे थे, मतलब मैच निकल चुका था, मतलब 12 बॉल में 9 रन चाहिए थे, और आप एक्सपेक्ट करते हो कि वो इजीली एक छक्का एक चौका मारेंगे, मैच खत्म हो जाएगा। रिंकू सिंह बॉल डालने आते हैं, उनके ऊपर रिवर्स स्वीप ट्राई कर रहे हैं और वो फील्डर के हाथ में जा रहा है, डाउन द लेग आउट हो रहे हैं विकेट कीपर के हाथों। और उस मैच में देखो तो संजू सैमसन ने काफ़ी कैचेस भी छोड़े हैं, 0 पे आउट हो गए, उसके बाद उन्होंने चांसेस भी दिए हैं, चांसेस क्रिएट हुए थे, बट वो एक तरह से पकड़ नहीं पाए थे। तो इतना कुछ होने के बावजूद देखो वो मैच सुपर ओवर में लेते हैं, और सुपर ओवर में करते क्या है, 2 बॉल पे 2 विकेट दे देते हैं। मतलब कि श्रीलंकन टीम, जिनको एक तरह से एक वक्त पे एशियन जायंट्स माना जाता था, जो उनके अभी इंटरिम कोच है सनत जयसूर्या, एक वक्त पे टीम इंडिया के गेंदबाज उनसे घबराते थे जिस तरह से वो बैटिंग करते थे। मुझे अभी भी याद है जब बचपन में हम क्रिकेट देखते थे तो जयसूर्या, दिलशान, जयवर्धने, संगकारा, एंजेलो मैथ्यूज, थिसारा पेरेरा, ये बैटिंग लाइनअप ज़बरदस्त थी, और इसके अगेंस्ट कम्पीट कर पाना बहुत मुश्किल होता था। इन्होंने काफ़ी एक तरह से बहुत अच्छे क्रिकेट खेले हैं। आई थिंक आप पास्ट में चले जाओ, बट इस टीम को देखते हुए लग रहा है कि मतलब बहुत ही ऑर्डिनरी टीम है। इवन आप देखो जो एसोसिएट नेशंस है ना, वो इनसे काफ़ी बेहतर क्रिकेट खेलते हैं। आई थिंक इनको बहुत जल्दी आई थिंक अपने क्रिकेट में बदलाव करने पड़ेंगे, माइंडसेट में बदलाव करने पड़ेंगे, या फिर कोई ऐसा कप्तान या कोच ढूंढना पड़ेगा जो कि उनको आगे एक तरह से लेके चले। अभी रिसेंटली उनकी वुमेंस टीम ने एशिया कप जीता है इंडिया को हरा के, T20 फॉर्मेट में जो हुआ था, और आई थिंक उससे तो एक तरह से मोटिवेशन ले सकते थे कि एटलीस्ट फाइट दे देते। और ये कोई ऐसी टीम नहीं है इंडिया की कोई बहुत ही तगड़ी टीम हो, हाँ वर्ल्ड चैंपियन ज़रूर है, बट अभी भी इसमें देखो काफ़ी सारे यंगस्टर्स है। और अगर आप रिंकू सिंह, सूर्य कुमार यादव, रियान पराग, इनके अगेंस्ट आउट हो गए, तो फिर आप जब बुमराह को फेस करोगे, जब कुलदीप को फेस करोगे, या अदर टीम्स के मेन खिलाड़ी को फेस करोगे, तो फिर आपकी हालत और भी ज़्यादा ख़राब हो जाएगी। तो लेट्स सी कि श्रीलंकन क्रिकेट किस तरह से ग्रो करती है यहाँ से। बाकी इंडिया के लिए वही है, T20 ख़त्म हो चुका है, 2 महीने का गैप है अगले T20 में। उससे पहले हमें अगर आप देखो 3 ODIs यहाँ पे खेलने, और फिर ऑलमोस्ट 1 महीने का गैप है जब हम एक टेस्ट क्रिकेट में एंटर करेंगे, एंड दैट विल बी द मोस्ट इंपॉर्टेंट असाइनमेंट, जो आई थिंक हमें 10 टेस्ट मैच आगे खेलने हैं, बांग्लादेश, देन न्यूजीलैंड, एंड देन अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया, जो बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी होगी। तो लेट्स सी कि टीम इंडिया किस तरह से आगे परफॉर्म करती है। तो फिलहाल इस वीडियो बस इतना ही। आशा करता हूँ कि वीडियो ज़रूर आपको पसंद आएगा। वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और दोस्तों को शेयर भी कर दीजिए। कमेंट सेक्शन में अपना राय ज़रूर रखिए, आपको कैसा लगा ये जो टीम इंडिया का एक तरह से नया शुरुआत है T20 क्रिकेट में, उसके बारे में ज़रूर फीडबैक दीजिए। और साथ ही आपको क्या लगता है कि श्रीलंकन क्रिकेट टीम को क्या बेहतर करनी चाहिए, उसके बारे में ज़रूर अपना राय रखिए।
बाकी नोटिफिकेशन की घंटी दबा लीजिए ताकि हर एक वीडियो की अपडेट आपको टाइम पे मिलती रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक धन्यवाद। जय हिंद।